हेलो एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जो जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है और अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, उन टॉपिक्स की हम एक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन एंड इट्स थ्योरीज। तो देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन क्या है? मैनेजमेंट के थ्रू एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें मैनेजमेंट ये फॉर्मुलेट करती है कि अपनी अर्निंग का कितना पार्ट हमें एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन कि अपनी अर्निंग का कितना पार्ट हमें शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये डिसीजन किसके थ्रू लिया जाता है? कंपनीज के डायरेक्टर्स के थ्रू लिया जाता है कि किस टाइम पर और कितना अमाउंट कैश में कंपनी के शेयर होल्डर को पे करना है। ये होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। बट एक ऑप्टिमल डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? एक ऐसा डिसीजन जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर सके, मीन्स अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू को भी इंक्रीज कर सके और कंपनी इतना प्रॉफिट भी रिटेन कर ले जिससे कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी गेन कर सके। तो इस तरह के डिसीजन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर को विन विन सिचुएशन को तैयार करना होता है जिससे कि कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो और कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी गेन कर सके। तो ये होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन कितने टाइप्स का होता है? तो दो तरह से डिविडेंड डिसीजन को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शेयर, शेयर के टाइप्स के बेस पर, एंड सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट के बेस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर के बेस पर दो तरह के डिविडेंड आते हैं, इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विटी डिविडेंड बोलते हैं। बट ये जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रेट से नहीं पे किया जाता। और जो डिविडेंड दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है। तो जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं। और ये डिविडेंड फिक्स्ड रेट से दिया जाता है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ शेयर के बेस पर। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मोड ऑफ पेमेंट के बेस पर कितने तरह के डिविडेंड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड। इन सभी डिविडेंड को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश डिविडेंड क्या होता है। कैश डिविडेंड नेम से क्लियर है कि शेयर होल्डर को कैश की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है। तो जो शेयर होल्डर को चेक दिया जाता है उसे हम किस में काउंट करते हैं? कैश डिविडेंड में काउंट करते हैं। और जो स्टॉक होल्डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिविडेंड को प्रेफर करते हैं कि कंपनी उन्हें कैश में डिविडेंड पे करे। बट कैश डिविडेंड देने से कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं, कंपनी की जो एसेट्स होती है वो क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैश डिविडेंड जो बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड या फिर बोनस शेयर। कई बार कंपनी क्या करती है? कैश में डिविडेंड नहीं देती बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देती है। तो जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू किए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर बोलते हैं। और यूएसए में इन्हें क्या बोला जाता है? स्टॉक डिविडेंड बोला जाता है। लेकिन जो बोनस शेयर है वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में इशू किए जाते हैं। फिक्स्ड प्रपोर्शन में कैसे इशू किए जाते हैं आपको एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है? अगर कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो जिस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर हैं उसे उसका 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 बोनस शेयर दिए जाएंगे। तो इस तरह उसके पास टोटल जो शेयर है वो कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा स्टॉक डिविडेंड जो शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है। स्टॉक डिविडेंड से क्या होता है? शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है? कई बार कंपनी के पास टेम्परेरी शॉर्टेज होती है कैश की। तो इस केस में कंपनी क्या कर देती है? स्क्रिप या प्रोमिसरी नोट्स को इशू कर देती है जिसमें ये लिखा होता है, यानी एक तरह से
प्रॉमिस होता है कंपनी के थ्रू शेयर होल्डर के लिए कि कंपनी इस डेट को आपको डिविडेंड की पेमेंट कर देगी, और ये जो डेट है वो नियर द फ्यूचर होती है। नियर द फ्यूचर होती है इसलिए इससे कंपनी की क्या क्रिएट हो जाती है, करंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा स्क्रिप्ट डिविडेंड। इसके बाद हम चलते हैं बॉन्ड डिविडेंड पर। बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है, ये बिल्कुल सेम होता है स्क्रिप्ट डिविडेंड की तरह, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो स्क्रिप्ट डिविडेंड है उसकी जो डेट है वो नियर द फ्यूचर होती है, बट बॉन्ड डिविडेंड में जो प्रॉमिसरी नोट इशू किए जाते हैं उनकी डेट नियर द फ्यूचर नहीं होती। तो इसलिए ये लॉन्गर मैच्योरिटी डेट पर होते हैं, और लॉन्गर मैच्योरिटी डेट पर होने के कारण ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा बॉन्ड डिविडेंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है, कंपनी कई बार डिविडेंड जो है वो एसेट की फॉर्म में इशू कर देती है। एसेट जैसे कि अगर कंपनी अपने ही प्रोडक्ट को क्या करती है, एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को पे कर देती है। जैसे कि एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है, वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो अपने शेयर होल्डर को वॉचेज एज अ डिविडेंड दे देती है। तो वॉचेज यानी अपनी एसेट्स को डिविडेंड के रूप में दिया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। बट इस तरह का जो डिविडेंड है वो इंडिया में नहीं दिया जाता। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट डिविडेंड, दैट इज़ कंपोजिट डिविडेंड। कंपोजिट डिविडेंड नेम से आपको क्लियर हो रहा है। कंपोजिट मीन्स इकट्ठा करना। जब डिविडेंड की मोर देन वन फॉर्म को इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ पार्ट डिविडेंड का कैश में पे किया जा रहा है और कुछ पार्ट डिविडेंड का स्टॉक डिविडेंड के रूप में पे किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिविडेंड बोलते हैं। तो होप आपको ये सभी टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कैश डिविडेंड, जो बाय चेक दिया जाता है शेयर होल्डर को। इसके बाद आता है स्टॉक डिविडेंड जिसमें बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है, बॉन्ड डिविडेंड जिसमें प्रोमिसरी नोट लॉन्गर मैच्योरिटी डेट के लिए इशू किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी डिविडेंड जिसमें कंपनी अपनी एसेट्स को एज अ डिविडेंड पे कर देती है। और लास्ट आता है हमारे पास कंपोजिट डिविडेंड, जिसमें मोर देन वन फॉर्म को यूज़ करके डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। तो इस तरह हमने सभी टाइप्स को देख लिया है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी की दो तरह की थ्योरीज होती है। फर्स्ट वन इज़ रेलिवेंट थ्योरीज एंड सेकंड वन इज़ इररेलेवेंस थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरीज वो होती हैं जो ये कहती है कि अगर कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करती है या नहीं करती है तो इसका इफेक्ट फर्म की वैल्यू पर पड़ता है। और इररेलेवेंट थ्योरीज वो होती हैं जो ये कहती है कि चाहे कंपनी डिविडेंड पे करे या फिर ना पे करे, इससे फर्म की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम सबसे पहले देखेंगे रेलिवेंट थ्योरीज को, जिसमें दो तरह की थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज़ वोल्टर अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ गॉर्डन अप्रोच। और उसके बाद हम इररेलेवेंस थ्योरी को देखेंगे, जिसमें आती है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टर अप्रोच क्या कहती है। वोल्टर अप्रोच जो है किसके थ्रू दी गई है, प्रोफेसर वोल्टर के थ्रू ही दी गई है। प्रोफेसर वोल्टर अप्रोच द डॉक्ट्रिन दैट डिविडेंड डिसीजन आर रेलिवेंट। प्रोफेसर वोल्टर क्या कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट है, मीन्स अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं पे करती तो इसका इफेक्ट फर्म की वैल्यू पर पड़ता है। और इस मॉडल में दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न एंड सेकेंड वन इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है, रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ अजम्पशंस, किसके बेस पर ये मॉडल बनाया गया है। तो सबसे पहली अजम्पशन है द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई आर कॉन्स्टेंट। जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न है और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। सेकंड अजम्पशन इज फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ। फर्म की क्या है, परपेचुअल लाइफ है। परपेचुअल लाइफ में फर्म कभी ख़त्म नहीं होगी, फर्म एक गोइंग कंसर्न फर्म है। नेक्स्ट आता है इंटरनल फाइनेंसिंग जो है, यानी कि कंपनी में जो कैश लगाया जाएगा, जो भी फंड्स लगाए जाएंगे वो रिटेन्ड अर्निंग से, इंटरनल फाइनेंसिंग से लगाए जाएंगे, बाहर से कुछ भी बोरो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है गिव और नॉट टू गिव आउट डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट रिटेन अर्निंग। ये कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड पे करे या फिर ना पे करे, ये किस पर डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये था हमारा वोल्टर अप्रोच। और इस अप्रोच के थ्रू 3 टाइप्स की फर्म को डिफाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट आती है हमारे पास ग्रोथ फर्म, सेकंड वन इज़
सॉरी, फर्स्ट आती है हमारे पास ग्रोथ फर्म, सेकंड वन इज़ डिक्लाइनिंग फर्म एंड थर्ड वन इज़ नॉर्मल फर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ फर्म क्या होती है। नेम से क्लियर हो रहा है, ग्रोथ फर्म जिसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जब रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, यानी कि कंपनी की कॉस्ट कम आ रही है और वो रिटर्न ज़्यादा कर पा रही है, तो इस टाइप की फर्म को अपना जो रिटेन्ड अर्निंग है उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जो रिटेन्ड अर्निंग है रिटेन करके रख लेनी चाहिए। उन्हें अपना जो प्रॉफिट है वो रिटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है वो उसे फर्दर इन्वेस्ट करके ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकती है। तो इस तरह की जो फर्म है उसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फर्म आती है हमारे पास डिक्लाइनिंग फर्म। डिक्लाइनिंग फर्म भी नेम से क्लियर है, जो डिक्लाइन हो रही है यानी जिसकी रेट ऑफ रिटर्न लेस देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मीन्स ऐसी फर्म जो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कवर अप नहीं कर पा रही है, तो ऐसी फर्म को अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो इस टाइप की फर्म की 100% डिविडेंड पे आउट रेशो होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छा अर्न नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड टाइप की फर्म, नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म क्या होती है, जिसकी रेट ऑफ रिटर्न इक्वल हो जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, यानी जितनी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना ही वो अर्न कर रही है। तो इस टाइप की फर्म चाहे अपनी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर उसे रिटेन करे, ये उस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इररेलेवेंट हो जाती है। नोट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो, तो इस टाइप की फर्म के लिए कोई भी एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो नहीं हो सकती। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स की फर्म। फर्स्ट इज ग्रोथ फर्म जिसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सेकेंड वन इज डिक्लाइनिंग फर्म जिसकी रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। और नॉर्मल फर्म जब रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। तो ये हमने 3 टाइप्स की फर्म देखी। अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल का क्या फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ईजिली आप टिक कर पाओगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, दैट इज गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल बिल्कुल सिमिलर है वॉल्टर अप्रोच के, बट गॉर्डन मॉडल में एडिशनल अजम्पशंस दी गई हैं। 2 एडिशनल अजम्पशंस इस मॉडल में दी गई है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशो दैट इज बी एंड द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज आर गिव्स अस द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म। इसमें ग्रोथ रेट को डिफाइन किया गया है, और ग्रोथ रेट कैसे निकाल सकते हैं हम, बी इंटू आर, मीन्स रिटेंशन रेशो इंटू रेट ऑफ रिटर्न क्या आ जाती है, ग्रोथ रेट आ जाती है। और सेकंड अजम्पशन क्या दी गई है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी ग्रोथ से। तो वॉल्टर अप्रोच के बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें ये 2 एडिशनल अजम्पशन दी गई हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ रेट को डिफाइन किया गया है, जो कैसे आती है, प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशो एंड रेट ऑफ रिटर्न। एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रोथ। तो अब हम चलते हैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो गॉर्डन मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि गॉर्डन मॉडल में किसको डिफाइन किया गया है, बर्ड इन हैंड अप्रोच को डिफाइन किया गया है। बर्ड इन हैंड अप्रोच क्या होती है, द बर्ड इज बेटर देन द 2 इन द बुश, दैट इज व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज प्रेफरेबल टू व्हाट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। मीन्स जो आज शेयर होल्डर को प्रेजेंट में डिविडेंड के थ्रू मिल रहा है वो उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर कैपिटल गेन। ये होती है बर्ड इन हैंड अप्रोच में शेयर होल्डर प्रेजेंट में जो उन्हें डिविडेंड मिल रहा है उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि वो फ्यूचर के कैपिटल गेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, और इस अनसर्टेनिटी को क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए जिस शेयर का करंट मार्केट प्राइस हाई होता है उसके लिए जो शेयर होल्डर है वो हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहता है हमारा गॉर्डन मॉडल। अब इसकी देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका भी आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है ताकि आप मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर पाओ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरीज पर, इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरीज क्या होती हैं, जिसमें हमने फर्स्ट थ्योरी क्या पढ़ी थी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या बोलती है कि जो डिविडेंड है
डिविडेंड डिसीजन का कोई भी इफेक्ट फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता। जो फर्म की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, फर्म की अर्निंग पर डिपेंड करती है। और फर्म की अर्निंग किस पर डिपेंड करती है कि फर्म कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग्स को जनरेट करती है, इस पर डिपेंड करती है फर्म की वैल्यू, ना कि डिविडेंड पॉलिसी पर। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो फर्म का वैल्यू है, वो फर्म की वैल्यू वो किस पर डिपेंड करती है, फर्म की अर्निंग पर डिपेंड करती है। तो अब देखते हैं इसकी भी असम्पशंस। इसकी असम्पशंस क्या हैं? ये एक इररेलीवेंट मॉडल है, तो इसकी जो असम्पशन है वो भी थोड़ी सी क्या है, इररेलीवेंट है। जैसे कि फर्स्ट असम्पशन क्या है, देयर आर नो टैक्सेस, किसी तरह के कोई भी टैक्सेस नहीं है। अ फर्म हैज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, फर्म के पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं। थर्ड वन इज़ किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। इन्वेस्टर जो है वो रैशनली बिहेव करते हैं, मीन्स इन्वेस्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज़ अवेलेबल ऑल विदाउट एनी कोस्ट, इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में बिना किसी कोस्ट के अवेलेबल हो जाती है। किसी तरह की फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कोस्ट नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर इतना लार्ज नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को अफेक्ट कर सके। तो ये थोड़ी सी इररेलीवेंट सी असम्पशन है कि जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो बिना कोस्ट के अवेलेबल हो जाती है, किसी तरह के टैक्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते। तो थोड़ी सी एक इररेलीवेंट इसकी असम्पशंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस मॉडल की डिस्क्रिप्शन को। एमएम आर्ग्यूमेंट में एक्चुअल में क्या कहा गया है। ये कहता है कि इफ़ अ कंपनी रिटेन्स अर्निंग इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट एज अ डिविडेंड, द शेयर होल्डर इंजॉय कैपिटल एप्रिसिएशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्निंग रिटेन। मीन्स अगर कंपनी अर्निंग को रिटेन करती है तो वो उसे इन्वेस्ट करेगी, और जो पार्ट प्रेजेंट में कंपनी एज अ डिविडेंड नहीं दे रही है वो फ्यूचर में शेयर होल्डर को कैपिटल एप्रिसिएशन करके पे करेगी। बट अगर कंपनी अपनी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड तो वो रिटेन नहीं कर पाएगी, तो फ्यूचर में कैपिटल एप्रिशिएट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह डिविडेंड डिसीजन इररेलीवेंट है, चाहे कंपनी डिविडेंड पॉलिसी को यूज़ करे या ना करे, मीन्स कंपनी डिविडेंड पे करे या फिर ना करे, इससे कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद आपको इसका भी मैथमेटिकल जो फॉर रिप्रेजेंटेशन है उसको लर्न कर लेना है, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर पाओ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अपना मुझे वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको वहाँ से ले लूँगी। इसी के साथ हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया हुआ है जिसमें आपको पेपर 1 के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शाइन एकेडमी सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को डेली क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, शाइन एकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट। इन सभी चैनल के जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप इन सभी चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.